Hello students, welcome back to Cuckoo Classes. आज हम क्लास 10 हिस्ट्री के महत्वपूर्ण विषय द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848 को विस्तार से समझेंगे। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के शासकों ने पुरानी राजशाही व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार लोगों के मन से समाप्त नहीं हुए। 1830 से 1848 के बीच पूरे यूरोप में कई क्रांतियां हुईं जिन्होंने आधुनिक राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की नींव रखी। जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस 1830। 1830 की पहली बड़ी क्रांति फ्रांस में हुई। 1815 के बाद फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी की पुनर्स्थापना हुई। राजा चार्ल्स एक्स ने निरंकुश नीतियां अपनाई। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई, संसद की शक्तियां कम की, केवल अमीर लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए। इन नीतियों के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ता गया। जुलाई 1830 रेवोल्यूशन। जुलाई 1830 में पेरिस की सड़कों पर जनता उतर आई। छात्रों, मजदूरों और मध्यम वर्ग ने विरोध प्रदर्शन किए। जगह जगह बैरिकेड्स बनाए गए। कई दिनों तक संघर्ष चला। अंततः चार्ल्स 10 को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उनकी जगह लुई फिलिप को सिटीजन किंग बनाया गया। इम्पॉर्टेंस ये क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही। ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक ने कहा था, "When France sneezes, the rest of Europe catches cold." अर्थात फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता था। इम्पैक्ट ऑन बेल्जियम। ब्रसल्स में विद्रोह शुरू हुआ। बेल्जियम ने नेदरलैंड से अलग होने की मांग की। 1831 में बेल्जियम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इस घटना ने यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का सबसे प्रेरणादायक उदाहरण ग्रीस था। 15वीं शताब्दी से ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अधीन था। ग्रीक लोग अपनी संस्कृति, भाषा और इतिहास पर गर्व करते थे और स्वतंत्र होना चाहते थे। राइज ऑफ नेशनलिज्म। ग्रीक नेशनलिस्ट्स ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्हें समर्थन मिला विदेशों में रहने वाले ग्रीक से, यूरोप के शिक्षित वर्ग से, कलाकारों, कवियों और बुद्धिजीवियों से। यूरोप के लोग ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्मस्थान मानते थे। लॉर्ड बायरन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्र किया, लोगों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया, स्वयं युद्ध में भाग लिया। उनकी मृत्यु भी इसी संघर्ष के दौरान हुई। रिजल्ट, लगातार संघर्ष के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1843 द्वारा ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई। यह राष्ट्रवाद की एक बड़ी सफलता थी। रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। यह आंदोलन एनलाइटनमेंट के तर्क और विज्ञान पर अत्यधिक जोर का विरोध करता था। Main features: Romantic thinkers believed emotions are more important than logic. National culture creates national identity. Folk traditions preserve the soul of a nation. Johann Gottfried Herder, German philosopher. Herder का मानना था कि folk songs, folk tales, folk dances, local traditions किसी राष्ट्र की वास्तविक आत्मा को व्यक्त करते हैं। इसलिए उन्होंने स्थानीय भाषाओं और लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया। Importance: Romanticism helped people rediscover their history, feel proud of their culture, develop nationalist feelings. इस प्रकार Romanticism राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। Role of language in developing nationalism. Language became one of the strongest symbols of nationalism. Poland's situation. 8वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड को 3 शक्तियों ने बांट लिया: रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। पोलैंड स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समाप्त हो गया। फिर भी पोलिश लोगों की राष्ट्रीय भावना जीवित रही। कैरोल कर्पिंस्की। उन्होंने संगीत और ओपेरा के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। पोलोनेज और माजुर्का जैसे लोक नृत्य राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। रशियन सप्रेशन। रशिया वांटेड टू डिस्ट्रॉय पोलिश आइडेंटिटी, इसलिए पोलिश लैंग्वेज स्कूल से हटा दी गई। रशियन लैंग्वेज लागू कर दी गई। रेजिस्टेंस थ्रू लैंग्वेज. Polish priests and bishops continued using Polish language. Churches became centers of national resistance. Many religious leaders were imprisoned, exiled to Siberia.
Polish language became a symbol of freedom and resistance. Hunger, hardship, and popular revolt. 1830s और 1840 यूरोप के लिए आर्थिक संकट के वर्ष थे. Population explosion. 19वीं शताब्दी के पहले भाग में जनसंख्या तेजी से बढ़ी. Result? Jobs became scarce. Unemployment increased. Urban problems. गांवों से लोग शहरों की ओर आने लगे. Consequences: overcrowded slums, poor sanitation, disease outbreaks, industrial competition. इंग्लैंड के कारखानों में बने सस्ते सामान यूरोप के बाजारों में आने लगे. इससे छोटे कारीगर और स्थानीय उत्पादक प्रभावित हुए. Problems of peasants. कई क्षेत्रों में सामंती व्यवस्था अभी भी मौजूद थी. Peasants had to pay taxes, feudal dues, forced labor obligations, food crisis. Bad harvests led to food shortages, rising food prices, starvation. गरीबी और असंतोष तेजी से बढ़ने लगा. Revolution of 1848 in France. 1848 यूरोप के लिए एक revolutionary year था. फ्रांस में food shortages और unemployment बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. Common people को रोटी और jobs दोनों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. पेरिस के लोग अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर स्ट्रीट्स पर आ गए. उन्होंने सिटी में बैरिकेड्स बना दिए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया. सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि किंग लुई फिलिप को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा. उसके बाद एक नेशनल असेंबली बनाई गई और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया. न्यू गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. 21 साल से ऊपर के सभी अडल्ट मेल्स को वोटिंग राइट्स दिए गए. राइट टू वर्क को गारंटी किया गया. अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नेशनल वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश किए गए जहां उन्हें जॉब्स मिल सके. ये डेमोक्रेसी की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप था. सिलेजियन वीवर्स रिवोल्ट 1845. अब बात करते हैं 1845 के सिलेजियन वीवर्स रिवोल्ट की. सिलेजिया के वीवर्स कॉटन टेक्सटाइल्स बनाते थे. कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें रॉ मटेरियल देते थे और फिनिश्ड क्लॉथ बनवाने के ऑर्डर्स देते थे. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स को बहुत कम वेजेस देते थे. वर्कर्स की कंडीशन बहुत पुअर हो चुकी थी. जर्मन जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ ने लिखा कि लगभग 18,000 लोग कॉटन वीविंग पर डिपेंड करते थे और उनकी पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी थी. प्रोटेस्ट बिगिंस 4 जून 1845 को दोपहर 2 बजे बहुत सारे वीवर्स अपने घरों से निकले. They marched peacefully towards the contractor's mansion. उनकी डिमांड सिंपल थी, higher wages and fair payment. लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें थ्रेटन किया और इंसल्ट किया. इससे वर्कर्स और ज़्यादा एंग्री हो गए. कुछ वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के हाउस में घुस गए और फर्नीचर, विंडोज़ और अदर प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया. दूसरे ग्रुप ने स्टोर हाउस में रखा क्लॉथ डिस्ट्रॉय कर दिया. कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ नियरबाई विलेज भाग गया. ट्रैजिक एंड. 24 आवर्स बाद कॉन्ट्रैक्टर आर्मी के साथ वापस आया. आर्मी और वीवर्स के बीच कॉन्फ्रंटेशन हुआ. इस क्लैश में 11 वीवर्स को गोली मार दी गई. ये इंसिडेंट वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल का सिंबल बन गया. Conclusion. The period between 1830 and 1848 was one of the most important phases in European history. Key events: July Revolution of France, 1830. Independence of Belgium. Greek War of Independence. Rise of Romantic nationalism. Polish language movement. Economic hardships and popular revolts. Revolution of 1848. These movements transformed Europe and paved the way for modern nation-states, democracy, and national identity. Thank you for watching this video on Cuckoo Classes. Like, share, subscribe, double key. See you in the next class.